अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्परसलान बोलम नंबर 22 एपिसोड नंबर 64 पार्ट 5 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। वासपुरा खान की करारगाह का मंजर दिखाया जाता है जहां सुलेमान साहब की मरहम पट्टी की जा रही होती है। तबीब सुलेमान साहब को कहता है कि बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे, आपका जख्म पहले से बेहतर होता चला जाएगा। बाकी तमाम तर साथी भी वहां पर मौजूद होते हैं। बातूर साहब सुलेमान साहब को कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ये कहकर बातूर साहब वहां से चले जाते हैं। अल्परसलान साहब अपनी वालदा की कब्र पर मौजूद होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि बहुत सी नामुमकिन चीज़ें कतार तर कतार होती चली जाती हैं, और फिर वो इस बात को याद करने लगते हैं कि जो मुआहदा अल्परसलान साहब और केका मनूस के दरमियान हुआ था, जिसमें अल्परसलान साहब ने कहा था कि अगर तुम इससे मुनहरिफ हुए तो ये कागजात तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे और तुम्हारी जान ले ली जाएगी, और मैं तुम्हारी ज़मीनों के हवाले से एक बालिश का भी रहम नहीं करूंगा। तुम्हारी तमाम तर ज़मीनें फिर मेरी तहवील में होंगी। अल्परसलान साहब अपनी वालदा की कब्र को देखते हुए कहते हैं कि जिस शख्स ने आपकी जान ली, यानी कि आपको शहीद किया, उसी शख्स की जान मैंने बचाई, जबकि मुझे उसको अपने हाथों से कत्ल करने के बाद सातों ज़मीनों के अंदर दफन कर देना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं वालदा, इस बात की नसीहत करने वाली भी आप थीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने मुझे समझाया था कि जब भी किसी से कोई वादा कर लो तो उस वादे को ज़रूर निभाओ, ख्वाह उसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा हो, लेकिन वादा करने के बाद उसको निभाना फ़र्ज है। नाज़रीन, इस बात से अंदाज़ा होता है कि अपनी वालदा की बात का पास कैसे रखा जा सकता है। और मुझे याद है कि आपने कहा था कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, बल्कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है कि जब वादा करो तो उसको पूरा करो। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस मुआहदे में मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यह भी कि यह हमारी सल्तनत और हमारे मुस्तकबिल के बका के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे साथ ही साथ इस बात पर भी अफसोस है कि शायद मुझे अपने वालिद साहब को इन तमाम तर मामलात के बारे में बता देना चाहिए था। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुआहदा ख़त्म हो गया और अब मेरी मज़ीद आजमाइश नहीं है, यानी कि केका मनूस को जब चाहूँ कत्ल कर सकता हूँ, और अल्लाह के करम से हमने मुआहदे को तोड़ा भी नहीं। वासपुरा कान के हवाले से मेरा अज़म बहुत जल्द पूरा होने को है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक बालिश्त भी मैं काफिरों के पास नहीं रहने दूंगा। वो तमाम तर सरजमीनें मुसलमानों के, यानी कि हम सल्जूकों के पास आएंगी, और इस तरह वासपुरा कान मुसलमानों की सरजमीन कहलाएगी। दूसरी तरफ मरवा कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां अक्सा खातून हसन ताबे के पास जाकर बताती हैं कि आपको तो शायद मालूम ही होगा कि मुझे और अल्परसलान को लेकर पूरे कबीले में क्या बात चल रही है। हसन ताबे जवाबन कहते हैं कि मैं बखूब जानता हूँ कि क्या बात चल रही है, और हम सब इस बात से रजामंद हैं कि तुम और अल्परसलान अब एक हो जाओ। और ज़रा देखो कि लोग कितने खुश हैं, और ख़ास करके कबीले के तमाम तर बड़े साहिबान। ऐसे लगता है कि कबीले में चारों तरफ बहारें आ गई हैं। सब लोगों को तुम्हारे एक होने पर बहुत खुशी है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम और अल्परसलान शादी कर लो। अक्सा खातून जवाबन कहती हैं कि इंशाअल्लाह। फिर अक्सा खातून हिचकिचाते हुए कहती हैं कि मेरी आपसे दरख्वास्त है। हसन ताबे कहते हैं कि बेफिक्र होकर बताओ, मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर ज़रूर अमल करूंगा। फिर अक्सा खातून उस रस्म के बारे में बात करने लगती हैं कि आपको तो मालूम है कि जैसे ही अल्परसलान साहब ने वापस आना है और मेरा हाथ मांगना है तो वो तकरीब होगी कि जिसमें घोड़े पर लड़की वालों की तरफ से माँ या बाप में से कोई घोड़े पर मौजूद होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम तर कबीले वाले इस बात से राजी हैं कि आकनी अम्मा मेरी वालदा की तरह हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आकनी अम्मा के बजाय आप उस घोड़े पर सवार हों। अक्सा खातून कहती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी अगर घोड़े पर आप मेरे वालिद की जगह मौजूद हों। हसन ताबे जो कि जज्बाती हो गए होते हैं, वो खुशी से कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो बेटी, मेरे लिए भी यह खुशकिस्मती की बात है। हसन ताबे पुराने वक्त को याद करने लगते हैं कि जब वो अपनी बेगम और अपनी बच्ची के साथ एक दरख्त के नीचे मौजूद थे और उस बच्ची से खेल रहे थे। फिर हसन ताबे कहते हैं कि तुमने मुझे ये बात कहकर बहुत खुश कर दिया है, और तुमने मुझे इतना मुकद्दस मकाम दिया है, यानी कि अपने वालिद की जगह रखा है, तो मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की जगह रखते हुए उस तकरीब में वही करूंगा जो एक वालिद को करना चाहिए। फिर हसन ताबे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो ठीक तुम्हारी ही उम्र की होती। मैं और मेरी ज़ौजा हमेशा अपनी बेटी की शादी की दुआ किया करते थे कि जब भी उसकी शादी हो तो किसी ऐसे शख्स से हो जो मेरे जैसा हो। जितना कि मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मेरी बेटी से उतनी ही मोहब्बत करे। लेकिन हमारी किस्मत में अपनी बेटी की शादी देखना नहीं था।
अक्सा खातून जो कि रो रही होती हैं वो कहती हैं कि आपकी किस्मत में है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, कुछ देर पहले आपने मुझे अपनी बेटी ही तो कहा है। दूसरी तरफ केका मनूस जो कि अपने टूटे हुए तख्त का मुआयना करने के बहाने उस मुआहदे को ढूंढना चाह रहा होता है जो कि उसकी कुर्सी के अंदर नस्ब होता है, और वो ये कहता है कि रत्ती इतना पागल हो गया कि उसने तख्त को उठाकर यहाँ पर फेंक दिया, और देखो ये कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया है। इतने में द्योजन उस मुआहदे को केका मनूस के सामने करता है। केका मनूस ये देखकर हैरान हो जाता है और वो द्योजन से कहता है कि ये मुआहदा मेरे हवाले कर दो। द्योजन मुस्कुराते हुए कहता है कि यह आपके हवाले नहीं बल्कि कैसर के हवाले किया जाएगा। द्योजन कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये मुआहदा कैसर के सामने रखा जाएगा तो वो आपको लेकर क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं कैसर को ये मुआहदा ना दिखाऊं तो मैं वो बात सुनना चाहूंगा। फिर केका मनूस जंगल के मंजर को याद करने लगता है जब अल परसलान ने कहा था कि अगर लिपारियत भाइयों से हम सबको जान छुड़ानी है तो हमें उन्हें तन्हा करना होगा, यानी कि उनसे जान छुड़ाने की एक पूरे की पूरे हिकमत अमली जो कि अल परसलान साहब केका मनूस को बता रहे होते हैं कि द्योजन और लिपारियत भाई तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं, यानी कि तुम्हें कत्ल करवा देना चाहते हैं। और द्योजन ये सब क्यों चाहता है ये तो वाज़िया है, यानी कि उसको वहां पर ताकत चाहिए। वो वासपुरा कान में एक मखसूस ताकत अपने पास रखना चाहता है, तो लिहाजा द्योजन को वो दे दिया जाए जो वो चाहता है। इससे तुम्हारी जान महफूज हो जाएगी और उसके बाद अपनी भतीजी एवादोकिया से तुम द्योजन की शादी करवा दो, जिससे एक बात और वाज़िया हो जाएगी कि शाही खानदान की एक लड़की यानी कि तुम्हारी भतीजी जिसमें शाही खानदान का खून है वो द्योजन के साथ ब्याह दी गई है। अभी केका मनूस ना कहने ही लगता है, लेकिन अल्परसलान बात टोकते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है और अपने किले की बका भी चाहते हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। तुम जल्द अज जल्द द्योजन और अपनी भतीजी यानी कि शहजादी एवादोकिया की शादी की तैयारियां करो। केका मनूस तख्त की जगह पर खड़ा होकर कहता है कि मैं जानता हूं कुछ भी हो जाए तुम कैसर को यह बात जरूर बताओगे, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी भी चीज को हासिल करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को जान लेना चाहिए, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कितने काबिल और पुरअज़म कमांडर हो। फिर वो एवादोकिया की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए कितना जरूरी है कि जल्द अज जल्द कुस्तनतुनिया जाया जाए। एवादोकिया तुम जल्द अज जल्द द्योजन से शादी कर लो। ये बात सुनते ही द्योजन और एवादोकिया दोनों हैरान होकर केका मनूस की तरफ देखते हैं, और फिर केका मनूस कहता है कि तुम जैसे आम अफसर इस तरह का ख्वाब देखते होते हैं कि शाही खानदान की किसी लड़की से उनकी शादी हो जाए, क्योंकि इसके बाद जनरल के ओहदे पर आना बहुत आसान हो जाता है, और ये सब कुछ सिर्फ तभी मुमकिन है कि तुम्हारी एवादोकिया से शादी हो जाए। लेकिन इस बात की इजाजत तुम्हें एवादोकिया ही दे सकती है कि क्या तुम उससे शादी कर सकते हो या नहीं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि रत्ती और ऐवान वहां पर आ जाते हैं, और ऐवान कहता है कि एवादोकिया से शादी मैं करूंगा। दूसरी तरफ मरवा कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां गौहर खातून खवातीन को मीठा खिला रही होती हैं। फिर वो कहती हैं कि मुझे अपनी बहन की इस वक्त बहुत याद आ रही है। मुझे याद है कि हमारे कबीले में नौरोज के दिनों में मेरी बहन को मीठा खाना कितना पसंद था। इतने में नगाड़े बजने लगते हैं। अल परसलान साहब, सुलेमान साहब और उनके तमाम तर साथी कबीले में दाखिल हो जाते हैं। सुलेमान साहब जिनके टांग पर जख्म होता है बहुत मुश्किल से घोड़े से उतरते हैं। चागरी साहब ये मंजर देख रहे होते हैं। इतने में कराजा खातून सुलेमान साहब के पास जाकर पूछती हैं कि आपकी टांग पर क्या हुआ है। सुलेमान साहब जवाबन कहते हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हल्का फुल्का जख्म है बस। चागरी साहब कहते हैं जो कुछ भी हुआ है मुझे बताओ। अल्परसलान साहब जवाबन कहते हैं कि बेशक, हम सरदारी खेमे में जाकर इस मामले पर बात करते हैं। दूसरी तरफ एवादोकिया अपने चचा की तरफ देखते हुए कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी और ना किसी ऐसी हरकत का हिस्सा बनूंगी। केका मनूस उसे चुप करवाते हुए कहता है कि फिलहाल तुम खामोश रहो, हम इस बारे में बात करेंगे मगर अभी नहीं। ऐवान कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा, एवादोकिया द्योजन से शादी नहीं करना चाहती। केका मनूस कहता है कि मैं जानता हूं कि अगर एवादोकिया तुम्हें पसंद कर भी ले और तुमसे शादी करना भी चाहे तो रोम में तुम्हारी कोई जगह नहीं बन सकती, क्योंकि रोम तुम जैसे जिलावतनों को कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम लोग सब्र करो तो मेरे पास तुम सब लोगों को राजी करने के लिए एक जबरदस्त पेशकश है। रत्ती जवाबन कहता है कि अब बात को मजीद लंबा मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या पेशकश है। फिर केका मनूस अल्परसलान साहब की बात को याद करने लगता है जिसमें अल्परसलान साहब ने कहा था अगर तुम लिपारियत भाइयों को भी वो दे दो जो वो चाहते हैं, यानी कि वासपुरा कान में बेहतरीन मनसब, यानी कि ऐसे मनसब जिनके बाद उनकी तरक्की भी होती चली जाए, तो मुमकिन है कि वो इस बात से राजी हो जाएं। और अल्परसलान साहब ये भी कहते हैं कि आज या कल मैं उन लिपारियत भाइयों को जहन्नुम वासिल तो कर ही दूंगा। फिर केका मनूस उनसे कहता है कि मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी हसरत तुम्हें हमेशा से थी, यानी कि वासपुरा कान की विरासत। दूसरी तरफ मरवा कबीले में सरदारी खेमे का मंजर दिखाया जाता है
جہاں چاغری صاحب سلیمان صاحب کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ باحفاظت گھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد الپرسلان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سرنگ دیکھ لی ہے، لیکن دیوجن کسی بھی صورت اس سرنگ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور کیکا منوس کے ساتھ کیا گیا ہمارا معاہدہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب ہمارے مقاصد اور ہمارے ہدف کو لے کر کوئی پریشانی نہیں رہی۔ اب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کہ واسپورا کان کا نمبر آ گیا ہے، اب واسپورا کان کو فتح کرنا ہوگا۔ پھر رقصہ خاتون الپرسلان صاحب سے پوچھتی ہیں کہ کیکا منوس واپس اپنے قلعے جانے پر کیسے راضی ہو گیا۔ الپرسلان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ لپاریت بھائیوں سے کسی بھی طریقے سے جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کرنا ہی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کیکا منوس کو بہت مفید مشورے دیے تھے، اور اگر ان مشوروں کے مطابق ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے تو بہت جلد لپاریت بھائیوں کو ہم اپنے قبضے میں لے کر زندان میں ڈال دیں گے، اور سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ واسپورا کان کی بات کی جائے تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر موجود اس وقت ہر ایک شخص دوسرے شخص کا دشمن ہے، یعنی کہ یہ وہی چیز ہے جو ہم چاہتے تھے، ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ واسپورا کان کو فتح کر لیا جائے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمیں اپنے خلیفہ یعنی کہ اپنے سلطان کو اس بات سے باخبر کر دینا چاہیے کہ ہمارا اگلا ہدف کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کا دن ہے، تو میری آپ تمام تر لوگوں سے درخواست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر اپنے گھر میں واقعات کی شکل میں اور ان کے حق میں جتنی ہو سکے دعائیں کریں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، تمام تر لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، جتنے بھی مقروض ہیں ان سب کو قرض سے نجات دلائے، اور تمام تر روزے داروں کے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔